हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। सबका इंतजार था भाई कि फेड आउटकम क्या आना है। आ गया कल देर रात और उस पे यूएस का रिएक्शन हमने देख लिया है। लाइए पहले यूएस के मार्केट। फेड ने 75 बेसिस पॉइंट्स का हाइक जो लार्जली एक्सपेक्टेड था उसी तरफ मूव करे। कमेंट्री थोड़ी सी और हॉकिश होती हुई नजर आई, यानी कि थोड़ी सी ब्याज दरों को लेकर कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं। तो कमेंट्री के बाद यूएस मार्केट्स पिटे तो 500 सवा 500 अंक या फिर कह लीजिए तीनों के तीनों बेंचमार्क जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में पौने 2% का अक्रॉस द बोर्ड ये दबाव, और उसके ऊपर आज फिर फ्यूचर्स प्रेशर में। तो ठीक है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, पैसा लिक्विडिटी सक आउट हो रही है और इस स्टेप के चलते थोड़ा स्लो डाउन स्लैश रिसेशन का डर बन रहा है। तो वाजिब है थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ा सा दबाव, पर इसके रिपरकशंस एशिया में जो आए वो दिखाइएगा और उसके बाद एसजीएक्स 50 खड़ा करिएगा स्क्रीन पे। तो इस ऑल इंपॉर्टेंट आउटकम के बाद इंडिकेशंस हैं कि 100-150 पॉइंट के बीच के दबाव के साथ शायद हम कामकाज की शुरुआत करेंगे। पर दरअसल पिच है कैसी, उसकी क्या कहते हैं, क्लोज मॉनिटरिंग के बाद क्या निकल के आया है, या आपने कल रात में पानी वो नहीं डाला था क्या, तारपीन तो क्या कहते हैं, त्रिपाल नहीं डाला था क्या पिच पे? अरे त्रिपाल डाल लिया था मैंने, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इसलिए ज्यादा नहीं है। मेरे अंदर की आवाज़ आ रही है कि ये भारत के लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, देखिए ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, डिस्काउंट की, केवल 0.25% की उन्होंने रेंज बढ़ा दी है। इस 70 बेसिस पॉइंट हाइक के बाद आप देखिएगा सारी जगहों पे तेज़ी से नरमी आ रही है। केवल एक हाउसिंग थोड़ा परेशान कर रहा है नए वाला, वो भी डाउन जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत दूर तक जाएगा। इसका लैग इफेक्ट डेफिनेटली होगा। अगर 4% में ब्याज यूएस में रहेगी तो भारत में 8-10% तक होगा। धीरे धीरे इसका असर आएगा आगे जाते हुए, लेकिन इतना बड़ा असर भारत में इसलिए नहीं होगा क्योंकि भारत के बाज़ारों में नोट छाप के इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाया गया है। हम सप्लाई साइड की वजह से इन्फ्लेशन के प्रेशर में आए, इसलिए मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट थोड़े रेजिलियंट हैं और प्लस बेस्ट परफॉर्मिंग है। तो पैसा किधर जाएगा? पैसा इधर आएगा। इसलिए मैं कल रात में भी मुझे लग रहा था कि 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा देंगे। कमेंट्री थोड़ी हार्श हो सकती है डराने के लिए, और ज़रूरी भी है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बाजार उतना ज़्यादा इसको नेगेटिव नहीं लेगा। हाँ, यूएस के लिए हो सकता है। एक सेक्टर है जहाँ पे थोड़ी दिक्कत आई, वो आईटी है, क्योंकि हमारे आईटी का ज़्यादातर बिजनेस यूएस है। अगर वहाँ के बिजनेसेस में ठंडक आ रही है, नरमी आ रही है, तो हमारे आईटी सेक्टर के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन इंडियन मार्केट में उतना ज़्यादा असर नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर बुलिश हूँ। तो हमारी टीम में भी आप देखेंगे दो ही सेक्टर, आईटी और डोमेस्टिक कंजम्पशन, उसी पे हमने फोकस किया। बैंक मैंने टच इसलिए नहीं किया क्योंकि बैंक में अभी अपनी रिजर्व बैंक की पॉलिसी भी है, तो वो क्या होगा कैसे के, इसलिए बैंक को मैंने इसमें छोड़ दिया। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ ध्यान की, जो यूक्रेन वाला हो रहा है ना मामला, मुझे उसकी चिंता, मुझे फेड की तो बिल्कुल चिंता ही नहीं है। उधर कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप देखिएगा अब यहाँ से आगे जाते हुए 8-10 दिन हम लोग उसी पे बात करेंगे, क्योंकि वो रेफरेंडम जब तक हो नहीं जाता उसके बाद क्या लाइन बनाई जाएगी वो इम्पोर्टेंट होगी। तो उसकी चिंता मुझे ज़्यादा है। आज तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय बाजारों में कोई बहुत दिक्कत, मुझे लगता है कि गैप डाउन के बाद बहुत बढ़िया रिकवरी आएगी। तो मौके मिल सकते हैं भाई इस प्रेशर में। ये बात सही है। बड़ी लाल वाले समझ में नहीं आ रहे कौन से जो आईटी कमजोर तो इतने पिटे हुए हैं कि डर लग रहा है आज ऐसा ना घूम जाए दिन के दौरान। तो आपको स्क्रीन वॉच आउट करनी है। हम सिर्फ वो 10 स्टॉक्स बस हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपके लिए है कि स्क्रीन देखिए, मूवमेंट ऑब्जर्व करिए, उसके बाद कोई ट्रेड या कॉल लीजिएगा बाजार को लेकर। मैंने 2 ऐसे पॉकेट लिए हैं जो बहुत स्ट्रेंथ में है, वो है रियल एस्टेट। पहले तो रियल एस्टेट में पहले सोचा कि गोदरेज प्रॉपर्टी सबसे वीक है, पर काफी बिटा हुआ है, और कल बहेती साहब ने चैनल पे बता भी रखा था, तो और दबाव आ गया उसमें। जाते जाते अच्छा खासा प्रेशर के साथ क्लोज हुआ। फिर सोचा कि स्ट्रेंथ वाली पॉकेट जो थी डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, उनको बेच देता हूं, पर वो अच्छे खासा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो फिर स्ट्रेंथ में, बाकी सब स्ट्रेंथ में, गोदरेज प्रॉपर्टीज को छोड़ के अच्छे कम नामों में, तो फिर स्ट्रेंथ में मैंने सोचा बंगलुरु वाली आज छेड़ी जाए। तो मैंने ब्रिगेड और प्रेस्टीज को उठाया। अब ये उठाने का स्पेसिफिक रीजन, अब ये यूएस के एक्शंस दिखाते हैं कि हमारे सेंट्रल बैंक को मजबूरन थोड़े से रेट हाइक से क्वांटम एग्रेसिव रखना पड़ेगा। एग्रेसिव से मेरा मतलब हो सकता है, अगर स्ट्रीट में डिवीजन था 25, 35 और 50 के बीच में, जो आमतौर पे आजकल हो गया है, ये शायद शिफ्ट 50 की तरफ ले जा रहा है। अब वो रेट हाइक्स होना, रीसेंट मंथली रिपोर्ट्स में थोड़ा सा कूल ऑफ होना रियल एस्टेट मार्केट का, प्लस ये साउथ वाले मैंने क्यों चुने, ये कुछ दिन पहले एचसीएल टेक की हम लोग खबर सुना रहे थे आपको कि कौन से प्रोजेक्ट से माइक्रोसॉफ्ट के एचसीएल टेक के कुछ एम्प्लॉइज फ्री हुए, तो उनको सबको निकाल दिया गया, किसी और प्रोजेक्ट में एब्जॉर्ब नहीं करा गया।
कल विप्रो ने भी मूनलाइटिंग के नाम पे 300 लोगों को निकाल दिया। कुछ दिन पहले कहानी ये थी कि कंपनियां 3-3 बार सैलरीज बढ़ाती थी साल में, रिटेन करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, बेंच को बढ़ाने के लिए। आज कहानियां बहाने ढूंढे जा रहे हैं लोगों को निकालने के लिए। ये लिक्विडिटी जो टाइट हो रही है उससे स्टार्टअप्स के लिए भी एक चोक पॉइंट बनता है। तो ये सब, और ये बेंगलुरु का मार्केट क्या ड्राइव कर रहा था, आउट परफॉर्मेंस क्यों था, कोई आईटी से, कोई स्टार्टअप कल्चर से, तो वो चोक पॉइंट्स बन रहे हैं। तो थोड़ा सा वॉच आउट करें, कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि स्टॉक, मैं सिर्फ सेंटिमेंट्स पे खेल रहा हूं। कल कोई स्टॉक तेजी में होंगे तो अपने पास उसके भी आर्ग्यूमेंट बहुत सारे रेडी हैं। पर जब आर्ग्यूमेंट लेने ही थे तो मुझे वो रियल एस्टेट के लिए, वो भी बेंगलुरु स्पेसिफिक बढ़िया आउट परफॉर्मेंस वाली पॉकेट्स हैं, कल शेड ऑफ रेड में ट्रेड भी कर रही थी, तो वीकनेस आनी शुरू हुई है। तो ब्रिगेड और प्रेस्टीज को रखिए रडार पे, होपिंग कि आज भी थोड़े दबाव के साथ। देखिए कल मीनिंगफुल नॉक था, बाजार से ऐसी सोचता भी है, तो 5% के आसपास के दबाव के साथ ये स्टॉक कामकाज कर रहे थे। ये दो लाल में लेके चल रहा हूं। ये एक दिक्कत वाला है, ये जब भी लेता हूं उल्टा चला जाता है। इंडसइंड बैंक बहुत अच्छी थी। पंगे लेते क्यों हो? अभी मजबूरन है, अभी अब फंडामेंटली जो पसंद आ रहे हैं उनको थोड़ा सा अनटच रखा हुआ है। इंडसइंड बैंक हो सकता है कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ और उसके चलते अच्छी तेजी, पर इंडसइंड बैंक में कल अनवाइंडिंग के प्रेशर शुरू हुए। बहुत से मूव्स के बाद, जब बाकी बैंक से ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस सरप्राइजिंगली इंडसइंड बैंक में 3% दिन के लोज पे जाके इंडसइंड बैंक इवन क्लोज होते होते दिन के लोज पे जाके बंद हुआ। 3-3.5% का दबाव था। तो अनवाइंडिंग के प्रेशर आए, और आज अब ये होगा कि आज गैप डाउन के साथ हो सकता है लाल में खुलने के बाद ट्रैजेक्टरी बदल जाए, तो ये फिर रेड सिर्फ नाम के लिए रह जाएगा, हमारे ट्रेड रिलेटेड ना रहे शायद। ये आपको वॉच आउट करना पड़ेगा। पर वो अनवाइंडिंग का प्रेशर आया कल, अच्छी तेजी के बाद वो अनवाइंडिंग शुरू हुई है, इसीलिए रेड लेके चल रहा हूँ। 3 ये लाल वाले। मैं आपके इसमें एक सपोर्ट में एक बात ये है, जो जितना कंफ्यूजन आपके दिमाग में, इतना कंफ्यूजन आरबीआई के दिमाग में है। 13.5-14-15% की क्रेडिट ग्रोथ पहुंच गई है, और ऐसे मौके पे आप रेट हाइक के वर्ष पर खड़े हैं। आप सोचिए, मतलब आप एक इतने दिनों बाद क्रेडिट ग्रोथ ला पाए हैं, साइकिल सुधरी, चेंज कर पाए, अब रेट हाइक करने हैं, मतलब ना शुरू सरमड़ाते ओले पड़ वाली बात हो। तो इसलिए बैंकों के ऊपर ये कंफ्यूजन, एक प्रेशर सिर्फ आपके नहीं, आरबीआई के दिमाग में भी होगा कि अरे अभी तो शुरू हुआ था, अब ये करना पड़ेगा। और करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपको रुपया बचाना है। डॉलर इंडेक्स 111 के ऊपर चल रहा है भाई। हाँ, तब और अब दिखा रहा है 111.5 के ऊपर चल रहा है। तो इसलिए, और 2 साल की बॉन्ड यील्ड में 4% है, ये यूनिवर्स हो रहा है। तो ये बैंक रेट सेंसिटिव के लिए तो खैर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इंडसइंड बैंक के अगेंस्ट में जाती है ये पूरी खबरें। खैर हमने जो लिया है उसमें हमने कहा था कि आईटी पे मुझे लगता है दबाव रहेगा। तो जो दिग्गज है, टीसीएस, इन्फोसिस, सबसे ज़्यादा एक्सपोजर इनका यूएस में है। टाटा एलेक्सी हमने उसमें कहा था कि बहुत हाई वैल्यूएशंस पे चल रहे हैं। आईटी इसलिए क्योंकि देखिए, अगर यूएस में वो अपनी ग्रोथ को दबाना चाहते हैं, इन्फ्लेशन को किल करना चाहते हैं, और वो ओपनली कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा रिसेशन ला के ही चाहे इन्फ्लेशन हमको कम करना पड़े हम करेंगे, तो फिर जो हमारी जिन कंपनियों के सबसे ज़्यादा वहाँ एक्सपोजर है, जिन सबसे ज़्यादा बिजनेस वहाँ से आता है, उनके ऊपर ये प्रेशर दिखेगा। और इसलिए आप देखिए, सबसे पहले नैस्डैक गिरना शुरू होता है जैसे ही बात होती है ग्रोथ स्टॉक, आईटी स्टॉक, इन सबकी पिटाई शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है आईटी पे इन खबरों का प्रेशर रहेगा। लेकिन जैसा कि आशीष ने कहा था कि ये बेचारे इतने नीचे आ चुके हैं कि अब यहाँ से कितना जाएंगे। तो इसके पीछे मेरा आर्गूमेंट ये है कि प्री कोविड लेवल और कोविड लेवल में आप कंपेयर करेंगे तो अभी भी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे है। ये 85-80 के वैल्यूएशन पे टाटा एलेक्सी जस्टिफाइड नहीं है। ऐसा क्या धंधा आप करते हैं कि आपको 100 का मल्टीपल दिया जाए। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे गुंजाइश है। अगर ये रेट बढ़ते रहेंगे तो आईटी हमारा ज़्यादा प्रभावित होगा। प्लस करेंसी को आप कितना हेज करेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा करेंसी जा कहाँ रही है आपकी। तो आईटी मुझे लगता है कि थोड़ा सा दबाव में रहेगा। टीसीएस, इन्फी और टाटा एलेक्सी, इसी में टेक महिंद्रा भी जोड़ लीजिए चौथा, ये भी मुझे लगता है प्रेशर में रहेगा। ठीक बात है। अब एक ही लॉजिक है जो आईटी में बाय करते हैं, वो ये कि कोई टीसीएस 4000 का 3000 आ गया इसीलिए 4500 का बायबैक, और इसके अलावा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। 4500 का बायबैक, 3000 का स्टॉक, तो आपको लगता है बहुत बड़ा अट्रैक्टिव तो है। इसके अलावा ये बात सही है, प्री कोविड से सारे आईटी स्टॉक्स, प्री कोविड कह रहा हूं, कोविड टाइम से 2020 के मार्च के बाद से ये सारे 2 टाइम से 5 टाइम भागे, गुना हुए। इस तरह की तेजी हुई कोविड के समय में, 2 साल के पीरियड में। तो वैल्यूएशंस अभी भी स्ट्रेच्ड हैं। और प्लस आर्गुमेंट इसलिए नहीं है कि बाकी सारे फैक्टर्स कहां हैं। अभी भी वो मार्जिन प्रेशर लास्ट क्वार्टर आए थे, अभी भी रिसेशन का डर तो आना बचा है। ये फेड जो खुद कह रहा है कि हमें नहीं पता रिसेशन कहां आएगा, कितना डीप आएगा, कब आएगा, तो रिसेशन का खतरा तो है ही है। तो बिजनेस रिलेटेड तो मेरे पास कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, बजाय इसके कि पिछला हिस्ट्री, ट्रैक रिकॉर्ड देखो, जो कमाते हैं सब बांट देते हैं। हाँ। आगे भी ऐसा होता रहेगा। लेकिन इस समय वैल्यूएशन भी तो स्ट्रेच्ड है। ठीक है भाई, दोनों तरफ के आर्गुमेंट वैसे, आईटी किसी तेजी करेंगे तो हम इसका काउंटर आर्गुमेंट देंगे। काउंटर भी है मेरे पास।
जैसा भाव वैसा व्यू। तो अगले स्टॉक्स में अब एक स्पाइसजेट रेट रखा है। स्पाइसजेट मैंने कल भी रेट रखा था, कल रीजन कुछ और था। कल अपडेट आया था कुछ, क्या अपडेट था कल, मैं भूल गया। जो फ्लाइट डीजीसीए ने अप्रूव नहीं किया था, रोक दिया था इनकी फ्लाइट, वही वाला ना? नहीं स्पाइस, वो तो कल वाली खबर है, बाजार बंद होने के बाद। आज बढ़ा दिया वो 29 पायलट 80 पायलट को लीव विदाउट पेमेंट डाल दिया था 3 महीने के। और अब ये रिस्ट्रिक्शन, अब ये दूसरी, ये कल भी वो फाइनेंशियल इश्यूज मैंने हाईलाइट करे थे, ये प्रेशर पकड़ रहा है स्टॉक। अब डीजीसीए ने फिर क्या करा, वो जो प्रतिबंध लगाया था उसे 29 अक्टूबर, प्रतिबंध क्या था, 50% फ्लाइट ही स्पाइसजेट ऑपरेट कर सकता है अपने बेड़े से। वो इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि ऑपरेशंस को क्लोजली अंडर वॉच रखा जाए, जो 50% है उनको ढंग से उड़ाए, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स स्पाइसजेट की फ्लाइट्स में सामने आए थे। याद है आपको, हर दिन आए दिन 8 बार 9 बार करके हम लोग चैनल पे हाईलाइट करते रहे, आज ये धुआं निकल गया, आज ये हो गया, वो हो गया। तो वो उस चक्कर में प्रतिबंध लगाए गए थे कि वित्तीय हालत खराब है और ये ढंग से मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका 50% करा गया था। अब वो समय सीमा बढ़ा दी गई 29 अक्टूबर, यानी कि जब तक ये समर शेड्यूल कंटिन्यू हो रहा है तब तक स्पाइसजेट का 50% में ही ऑपरेशंस चलेंगे। ये दिखा रहा है डीजीसी के भी कंसर्न्स इस कंपनी को लेकर। इसको रेड लेके चल रहा हूं। इसका जो रिपरकशन आना है आगे ग्रीन में एक स्टॉक का आ जाएगा। अब खबरें तो ऐसे ढूंढनी पड़ेंगे ऐसे बाजार में। डोडला डेयरी को मैं ग्रीन ले रहा हूं, नॉट नेसेसरली आज चलेगा, बट डोडला डेयरी में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं, क्योंकि डेयरी स्टॉक्स को आमतौर पे फंडामेंटली हम लोग कोई बुलिश नहीं होते, क्योंकि डेयरी स्टॉक ने कभी कभी मीनिंगफुली कमा के नहीं दिया है। इवन पराग मिल्क फूड जब उसने वो ब्रांड बना दिया था गो का, वो तक कंपनी डिलीवर नहीं कर। ये भारत बायोटेक वही वाली है क्या? हाँ ये वही वाली है भाई साहब। कल भारत बायोटेक इंटरनेशनल आया तो मैं सर्च पे लगा, इनका क्या करना है इस कंपनी। अच्छा इससे पहले ये पहले बताता हूं, ये आज की कहानी नहीं है। टीपीजी बहुत तगड़ा स्टेक ओन करती है। उसने इससे पहले भी, जब आप छुट्टी पे थे, टीपीजी ने अपना स्टेक ऑफलोड करा 6.7%। तब मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन होते हुए नजर आए थे। उस टाइम पे अशोका इंडिया इक्विटी फंड ने उठाया, प्लूटस ने उठाया, स्टीनबर्ग इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, सारे ग्लोबल बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने डोडला डेयरी का माल उठाया था। और उसके बाद टीपीजी ने कल फिर माल छोड़ा, और कल भारत, अच्छा सिर्फ टीपीजी ने नहीं, टीपीजी के साथ सुनील रेड्डी डोडला प्रमोटर ने भी 2 लाख शेयर्स के पास छोड़े। छोटा क्वांटिटी 2 लाख छोड़े, लेकिन उन्होंने, पर वो सारा कुछ ट्रांजैक्शन जो हुआ, भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने 20,26,000 शेयर्स कल खरीद डाले। भारत बायो, पता नहीं कुछ वैक्सीन के लिए सीमेंट नहीं, पता नहीं क्या है, पर जो भी है इंटरेस्टिंग था। इस स्टॉक को सिर्फ स्टडी पर्पसेस से हम रडार पर रखना चाहिए। क्यों इतने बड़े ग्लोबल नाम पिछले लास्ट ट्रेड में, और कोई क्यों भारत बायोटेक। उस पिछली बार में वैसे जब हुआ था ट्रांजैक्शन, हमने डोडला डेयरी को कॉर्पोरेट स्कैन में 10:10 पे बातचीत करी थी। उन्होंने कहा था हमें ये नहीं पता किसने क्यों लिया, हम बिजनेस आउटलुक पर हमारी चर्चा हुई थी। तो ये इंटरेस्टिंग है भारत बायोटेक ने क्यों उठाया। और आई एम अज्यूमिंग भारत बायोटेक, जिसकी हम लोग बार बार चर्चा करते हैं वैक्सीनेशन वाली, ये वही कंपनी है। अगर नहीं है तो बात अलग। भारत बायोटेक इंटरनेशनल के नाम से शायद यही नजर आ रही थी मुझे। एक और स्टॉक त्रिवेणी टरबाइन, कल मैंने त्रिवेणी इंजीनियरिंग रखा था टीम में कि वो अपना स्टेक बेच रही है, आज त्रिवेणी टरबाइन को मेंशन कर रहा हूं। त्रिवेणी टरबाइन में हुआ क्या, कल त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने पूरा चंक बेच दिया। पहले तो 3 करोड़ शेयर की बात हो रही थी, उनका जो पूरा स्टेक था वो 70 यूनिट 7 करोड़ शेयर पूरे बेच दिए, पूरा ओवरहैंग खत्म। खरीदे किसने वो इंपॉर्टेंट। रति शॉनी एक प्रमोटर, उन्होंने उठा लिए 32 लाख के आसपास। नोमुरा इंडिया, एसबीआई म्यूचुअल, प्लूटस वेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, एसबीआई, एमएफ, सुंदरम एफ। कल हम सुंदरम एमएफ के सुब्रमण्यम साहब से बात कर रहे थे, पता नहीं था पीछे से वो माल ले रहे थे यहाँ पे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये सब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन DIFIs हैं जिन्होंने कल, इंक्लूडिंग प्रमोटर्स जो दूसरी त्रिवेणी टरबाइन की, उन सब ने वो सारा स्टंक एब्जॉर्ब करा है। ये स्टडी पर्पस के लिए रखिएगा, इतने बड़े इन्वेस्टर्स क्यों, तो वो पूरा 21% त्रिवेणी टरबाइन का स्टेक खत्म, एक ओवरहैंग खत्म। और ये बेसिकली हुआ इसीलिए है कि क्रॉस होल्डिंग्स डाइवेस्टमेंट से खत्म करी जाएं, सेक्टर फोकस्ड कंपनीज हो, तो शायद फंड्स को भी पसंद आ रहा है। त्रिवेणी टरबाइन है तो इंटरेस्टिंग बिजनेस, रखिए रडार पे। इसको मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं आज के लिए, लेकिन आपके एक स्टडी पर्पस के लिए कि मार्की फंड जो चेक इन कर रहे हैं, इनको रडार, इस तरह की स्टॉक्स ये हमारे स्कैन में आ जा रहा चाहिए अपने आप ही क्विकली। नहीं आपके हो गया क्या? नहीं अभी मेरे 2 बाकी हैं, और ये टाटा मोटर्स और उसका DVR, ये दोनों भी हैं, और ये रेड में ही रहेंगे। देखिए हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ गई हैं,
ब्रिटेन में भी यही होने वाला है और इन सब का एक्सपोजर वेस्टर्न मार्केट में है। वहाँ देखिए यूरोप में तो बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा स्थिति ठीक नहीं है। यूएस में तो अभी चर्चाएं चल रही हैं कि रिसेशन होगा, लेकिन ब्रिटेन वगैरह में ऑलरेडी ये स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वहाँ पे बार बार ये बात चिंता जताई जा रही है। तो जिनका एक्सपोजर वहाँ पे है, जिनका बड़ा बिजनेस वहाँ पे है, वहाँ पे दिक्कत आएगी। तो इसलिए टाटा मोटर्स और डीवीआर मुझे लगता है ये प्रेशर रहेगा, बावजूद इसके कि इनका इंडिया बिजनेस अच्छा कर रहा है, ईवीज़ अच्छा कर रही है, सब ठीक है, लेकिन यूरोप में इनका धंधा बहुत दबाव में रहेगा क्योंकि आने वाले समय में वहाँ पे और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स और डीवीआर पे दबाव रहेगा, इसलिए रेट में ट्रेड कर सकते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले 4 स्टॉक्स में जैसे हमने कहा था कि डोमेस्टिक थीम पे हमने फोकस किया है, जुबिलेंट फूड और यूनाइटेड स्पिरिट्स। देखिए फेस्टिवल सीजन आ गया है और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फेडवेट की खबरों का असर नहीं होता, ये इनका एक्सपोजर वहाँ नहीं है, तो इसलिए और ना ही आपको मतलब ब्याज दर बढ़ने से आप पिज़्ज़ा खाना कम कर देते हैं। तो ये मतलब डोमेस्टिक जो कंजम्पशन की स्टोरी है उस पर फोकस्ड है। साथ ही फेस्टिवल सीजन बिल्कुल सामने खड़ा, कल अमेज़ॉन की रात में 12 बजे से सेल वेल भी शुरू हुई, देखते हैं उसका डेटा कैसा आता है। तो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान रखना चाहिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स में खबर भी है, हमने आपको बताया था कि दिवाली से पहले जो यूके के साथ FTA एग्रीमेंट होना है वो हो जाएगा, ऐसा पीयूष गोयल जी ने कहा है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पर ध्यान रखिए। कल सारे लेकर स्टॉक्स बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे थे। अगले 2 स्टॉक में वेदांत फैशंस और वी मार्ट, ये भी फेस्टिवल थीम, मैरिज थीम, बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होने वाली है उसकी वजह से इन स्टॉक्स पे आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्योंकि फिर आपको याद दिला दूँ कि प्रीमियम वाला जो सेगमेंट है ना, वहाँ ये सब मंदी सर्दी नरमी गर्मी का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जुबिलेंट, यूनाइटेड, वेदांत फैशन, ये सब उसी रेंज में आते हैं। तो एक तो वो ट्रिगर है, साथ ही फेस्टिवल सीजन है। वी मार्ट थोड़ा एक मास प्रोडक्ट वाली कंपनी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है और इनका एक्सपेंशन बहुत ही ज़बरदस्त है। टियर 2 टियर 3 सिटी में तो ये छा गए हैं। मुझे लगता है कि इसको भी ध्यान में रखना चाहिए वी मार्ट रिटेल में भी। टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन की स्टोरी। अच्छा, एक ग्रीन लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा टफ है आज ग्रीन इसके लिए, पर वो इंटरग्लोब एविएशन है। अब कई सारे इंटरेस्टिंग एंगल्स हैं। एक तो सबसे पहले स्पाइस जेट के कंसर्न्स, तो ठीक है, एक लिस्टेड पीयर को कंसर्न्स का फायदा मिल सकता है, मिल भी रहा होगा स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक रिलेटिवली अपने पीयर से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। क्रूड कूल ऑफ हो रहा है, वो तबर अब आज सुबह 7 बजे नहीं दिखाया था मैंने आपको, 93 वाला 89 पे वापस आता हुआ। ये सब कंसर्न्स है आगे के डिमांड एनवायरनमेंट की स्लो डाउन की, डेवलप्ड इकोनॉमीज के डिमांड एनवायरनमेंट की स्लो डाउन की। तो फायदे वाली बात है, किसी अच्छा बिजनेस मार्केट शेयर किसी से छीन रहा और कच्चा तेल सस्ता हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट हाथ में हो, काबू में हो। तीसरा, एक बीच में कंसर्न बना था कंपटीशन का। कुछ दिन पहले सुबह के शो में रोहन को लेकर आए थे हम। रोहन ने मेंशन करा कासा के पहले महीने का परफॉर्मेंस तो सब पार रहा। वो जो फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहा था मेरे ख्याल से अहमदाबाद और यहाँ से मतलब मुंबई से बेंगलुरु वाली, सब पार परफॉर्मेंस है। यूटिलाइजेशन लेवल 50% के आसपास ही रहे, कंसर्न्स बहुत थे। तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का कोई खास नॉकऑफ नजर नहीं आता। तो ये सब टेलविंड्स हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो बैंड हटाने के बाद आपने प्राइस देखे होंगे, दिवाली पे घर जाने की सोचिएगा मत अगर कहीं और रहते हैं तो। दिवाली नहीं, दिवाला निकल जाएगा, होली तक देखिएगा कोई सस्ता टिकट। तो ये हाल है वो बैंड हटाने के बाद। तो ये सब भाव में मुझे लगता है कैप्चर होना चाहिए इवेंचुअली। तो आज गिरेगा तो ये इस तरह के स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने के मौके हो सकते हैं, इसीलिए मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। पीबी फिनटेक ग्रीन रखा है, लेकिन थोड़ा दूर ही रहिएगा। दिन गड़बड़ है ग्रीन रखने का। खबर अच्छी है, ग्रीन गड़बड़ इसीलिए क्योंकि आज वो सारे इस तरह के स्टॉक्स जो है ना, वो थोड़े से ऐसे एनवायरनमेंट में थोड़े से बैकसीट ले लेते हैं आमतौर पे, पर अच्छे लेवल्स पे बैठा हुआ है। और पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर जो इसका आम है, उसमें 650 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने की तैयारी, इंश्योरेंस अपने ब्रोकिंग धंधे में। पैसा बाजार में 250 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की तैयारी। बहुत एग्रेसिव प्लान्स लेआउट करती हुई ये कंपनी, और इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ा हुआ है। तो अगर वो कहते हैं ना वो एग्रेसिव बेट्स लेने हैं, तो ये उस तरह का स्टॉक बन जाएगा। अभी थोड़ा सा वॉच आउट करने के बाद एक बार ये ग्लोबल हेडविंड थोड़ी सी समझ में आ जाए सबके दो, तो आज मैं लेकिन फिर भी ग्रीन लेके चल रहा हूँ। ग्रीन लेके चल रहा हूँ HUL को एक डिफेंसिव बेट के तौर पे। बढ़िया डे ऑन डे आपने देखा होगा आउट परफॉर्मेंस। कल के कमजोर बाजार में FMCG के जलवे चल रहे थे। कल ये आ गया स्क्रीन पे 1.5% ऊपर HUL कल भी बंद होता हुआ नजर आया था। मुझे लगता है HUL स्वीट स्पॉट में है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर आज
ग्रीन में शायद नजर आए। और लास्ट में एक आईटी स्टॉक पर, ये आईटी को थोड़ा वॉच आउट करिएगा। हो सकता है कई सारे स्टॉक जिनके दौरान घूम जाए, क्योंकि बहुत पिटे हुए अपने ज्यादातर सारे के सारे सो कॉल सपोर्ट लेवल्स के आसपास खड़े हुए नजर आएंगे। प्रीवियस क्लोज पे ये भी वहीं का है बिरला सॉफ्ट, पर इसको रेड लेके चल रहा हूं। पर घूमा तो जितना सप्रेस स्टॉक होता है उतनी तेज घूमता है, ये भी ध्यान रखना है। तो सिर्फ स्क्रीन पे ऐड करिएगा। इन्होंने कुछ आईटी स्टॉक मेंशन करे, उस पर एक बिरला सॉफ्ट छोटी कंपनी के तौर पे ऐड रखिए, क्योंकि खासी वीकनेस बिरला सॉफ्ट में लगातार आती चली जा रही है। 10-10 हो गए स्टॉक पूरे। इस नोट पर एक क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप।